नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं कंचन नेगी। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने गुजरात के जूनागढ़ के गिर वन्यजीव अभयारण्य में शेरों के बीच मनाया विश्व वन्यजीव दिवस। कहा, वन्य जीवों के संरक्षण और सुरक्षा में भारत के योगदान पर हमें गर्व। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर सम्मानित होंगी उत्तराखंड की प्रगतिशील महिला किसान। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे सम्मानित। और राज्यपाल ने 2 दिवसीय राष्ट्रीय संस्थागत नेतृत्व समागम 2025 के समापन समारोह में किया प्रतिभाग। कहा, समागम से शिक्षण, अनुसंधान और नवाचार में होंगे गुणात्मक सुधार। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विश्व वन्य जीव दिवस पर गुजरात के जूनागढ़ जिले में स्थित गिर वन्यजीव अभयारण्य में जंगल सफारी का आनंद लिया और एशियाई शेरों को करीब से देखा। प्रधानमंत्री DSLR कैमरे से शेरों की तस्वीरें खींचते नजर आ रहे हैं। एक अन्य तस्वीर में प्रधानमंत्री हाथ में कैमरा पकड़े शेरों की ओर देख रहे हैं। एक ऐसी भी तस्वीर है जिसमें मादा शेरनी शावक को दुलारती दिख रही है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री आज शाम राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की 7वीं बैठक की अध्यक्षता भी करेंगे। इस बैठक में 47 सदस्य भाग लेंगे, जिनमें सेना प्रमुख, विभिन्न राज्यों के सदस्य, इस क्षेत्र में काम करने वाले गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि, मुख्य वन्यजीव वार्डन और विभिन्न राज्यों के सचिव शामिल होंगे। बैठक के बाद प्रधानमंत्री शासन में महिला वन कर्मचारियों से भी बातचीत करेंगे। बता दें कि अभयारण्य जाने से पहले उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक वीडियो शेयर किया था। उन्होंने X पर लिखा, विश्व वन्यजीव दिवस पर आइए हम अपने ग्रह की अविश्वसनीय जैव विविधता की रक्षा और संरक्षण के लिए अपनी प्रतिबद्धता को दोहराएं। हर प्रजाति एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आइए आने वाली पीढ़ियों के लिए उनके भविष्य की रक्षा करें। हम वन्य जीवों के संरक्षण और सुरक्षा में भारत के योगदान पर भी गर्व करते हैं। India is a country where protecting nature is a part of culture. This is why it has many unique achievements in wildlife conservation. आज विश्व भर के वन्य जीव प्रेमियों के मन में ये सवाल है, जब अनेक टाइगर रेंज देशों में उनकी आबादी स्थिर है या आबादी घट रही है, तो फिर भारत में तेजी से बढ़ क्यों रही है? इसका उत्तर है भारत की परंपरा, भारत की संस्कृति और भारत के समाज में बायोडायवर्सिटी को लेकर, पर्यावरण को लेकर जो हमारा स्वाभाविक आग्रह है, और वही सफलता के अंदर छिपा हुआ है। हम इकोलॉजी और इकोनॉमी में कॉन्फ्लिक्ट नहीं मानते, बल्कि दोनों के बीच कोएग्जिस्टेंस को महत्व देते हैं। वाइल्ड लाइफ का संरक्षण किसी एक देश का नहीं, बल्कि एक यूनिवर्सल इश्यू है। इसके लिए इंटरनेशनल अलायंस समय की जरूरत है। मानवता का बेहतर भविष्य तभी संभव है जब हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहेगा। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने दून विश्वविद्यालय में विद्या भारती उच्च शिक्षा संस्थान की ओर से आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय संस्थागत नेतृत्व समागम 2025 के समापन समारोह में प्रतिभाग किया। दून विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा विभाग और उत्तराखंड विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस सम्मेलन में देश भर के शिक्षाविदों और शोधकर्ताओं ने 2 दिन तक शिक्षण और अनुसंधान पर मंथन किया। वहीं समापन सत्र को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने भारत के
केंद्रित शिक्षा और अनुसंधान को सुदृढ़ करने की आवश्यकता पर बल दिया और संस्थागत नेतृत्व को राष्ट्र निर्माण की एक महत्वपूर्ण कड़ी बताया। उन्होंने कहा कि ये सम्मेलन केवल विमर्श का मंच नहीं बल्कि एक विकसित भारत के निर्माण के लिए संस्थानों की भूमिका को पुनर्परिभाषित करने का अवसर है। उन्होंने कहा कि भारत की समृद्ध ज्ञान परंपरा और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को आत्मसात कर हमें अपने शिक्षण और अनुसंधान संस्थानों को परिवर्तनकारी बनाना होगा। राज्यपाल ने कहा कि एक राष्ट्र की मजबूती उसकी शिक्षण संस्थाओं पर निर्भर करती है और ये संस्थाएं उतनी ही सशक्त होती हैं जितना दूरदर्शी उनका नेतृत्व होता है। उन्होंने समागम के दौरान शिक्षाविदों और शोधकर्ताओं के बीच हुए संवाद और विमर्श को अत्यंत उपयोगी बताते हुए विश्वास व्यक्त किया कि इससे शिक्षण, अनुसंधान और नवाचार में गुणात्मक सुधार होगा। राज्यपाल ने कहा कि सम्मेलन में जारी देहरादून घोषणा पत्र देश के शिक्षण संस्थानों के नेतृत्व में सुधार की दिशा में मील का पत्थर सिद्ध होगा। राज्यपाल ने सभी शिक्षाविदों और शोधकर्ताओं को भविष्य में भी इसी तरह शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र में उत्कृष्टता लाने के लिए प्रेरित किया और भारत को ज्ञान विज्ञान में विश्व गुरु बनाने की दिशा में कार्य करने का आह्वान किया। उत्तराखंड सरकार अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर पहली बार राज्य की प्रगतिशील महिला किसानों को सम्मानित करने जा रही है। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने न्यू कैंट रोड स्थित कार्यालय में बैठक कर कृषि विभाग के अधिकारियों को इस सम्मान समारोह की तैयारियां करने के निर्देश दिए। कृषि मंत्री ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न कृषि योजनाओं के तहत उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं का चयन कर उन्हें उत्तराखंड प्रगतिशील महिला किसान सम्मान प्रदान किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को कृषि और रेखीय विभागों से समन्वय स्थापित कर इस संबंध में पत्राचार करने के निर्देश भी दिए। मंत्री ने बताया कि यह प्रदेश का पहला मौका होगा जब कृषि क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाली महिलाओं को सरकार द्वारा सम्मानित किया जाएगा। सम्मान समारोह के मुख्य अतिथि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी होंगे। देहरादून में इस सम्मान समारोह का आयोजन प्रदेश स्तर पर किया जाएगा। पिछले एक दशक में भारत की आर्थिक नीतियों से समावेशी विकास को गति मिली है, जिससे न सिर्फ लाखों लोगों को गरीबी से बाहर निकाल दिया है बल्कि असमानता को भी ऐतिहासिक रूप से कम किया है। प्रख्यात अर्थशास्त्री सुरजीत एस भल्ला और करण भसीन ने भारत में हुए इस ऐतिहासिक बदलाव का जिक्र अपने नए अध्ययन में किया है, जिससे विकसित भारत का विजन सार्थक होता हुआ नजर आ रहा है। सरकार की नीतियों के चलते कैसे देश में असमानता में कमी और अत्यधिक गरीबी को खत्म किया है, इसकी बानगी एक बार फिर वैश्विक पटल पर नजर आ रही है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में पूर्व कार्यकारी निदेशक और प्रख्यात अर्थशास्त्री सुरजीत एस भल्ला और करण भसीन ने अपने एक नए अध्ययन में ये ऐतिहासिक खुलासा किया है। मार्च 2025 में प्रकाशित भारत में समावेशी विकास के 4 तथ्य शीर्षक वाले इस पेपर में राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय के घरेलू खपत व्यय सर्वेक्षण 2022-23 और 2023-24 के डेटा का उपयोग करते हुए उल्लेखनीय प्रगति का जिक्र किया है। इस डेटा के मुताबिक सबसे गरीब वर्गों को सबसे अधिक लाभ मिला, साथ ही खाद्य, उपभोग्य वस्तुओं और स्थायी वस्तुओं की खपत बढ़ी है, जिसके चलते अत्यधिक गरीबी, जो विश्व बैंक के $1.9 PPP यानी खरीद शक्ति समता गरीबी रेखा से मापी जाती है। अत्यधिक गरीबी 2011-12 में 12.2% थी, जो 2023-24 में गिरावट के साथ केवल 1% रह गई। निम्न मध्य आय वाले अर्थव्यवस्थाओं के लिए उपयुक्त $3.65 PPP रेखा पर भी गरीबी 2011-12 में 52.8% से 2023-24 में 15.6% तक तेजी से कम हुई है, जिसके लिए मुख्य कारण घरेलू प्रति व्यक्ति मासिक खपत व्यय में उल्लेखनीय वृद्धि को बताया गया है। The IMF have projected that India will be growing at 6.5% as against 3% all over globally. And now 2 factors which are important to be noticed in IMF report is that it will be crucial for India that private investment as well as the foreign investment for institutional investment should grow. It will not only be the government investment, it is a private investment which has to do. अध्ययन में खपत असमानता में दर्ज हुई ऐतिहासिक कमी का भी जिक्र किया गया है, जो 2011-12 में 37.5 से 2023-24 में 29.1 तक गिर गई। 6 दशकों के खपत सर्वे डेटा में पहली बार असमानता में इतनी तेजी से कमी देखी गई है।
साथ ही अर्थशास्त्रियों का सुझाव है कि दशकों पहले तेंदुलकर और रंगराजन फ्रेमवर्क के तहत स्थापित की गई आधिकारिक गरीबी रेखाएं अब प्रासंगिक नहीं हैं। अत्यधिक गरीबी समाप्त हो जाने के साथ ही हमें एक नए दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जिससे आज की आर्थिक वास्तविकता को बेहतर तरीके से देखा जा सके। बहरहाल, विश्व में तेजी से बढ़ती भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए भले ही कई मोर्चे पर चुनौतियां हों, लेकिन देश में समावेशी विकास को दर्शाती ये रिपोर्ट भारत के सुनहरे भविष्य के साथ विकसित भारत के मार्ग को प्रशस्त करती नजर आ रही है। इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 5 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।